नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम UGC नेट पेपर 1 से संबंधित मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड करते हैं। आज आप जैसा कि जानते हैं कि हम हायर एजुकेशन से संबंधित एक वीडियो की सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली, जो कि आपके पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित हम 3 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चौथे पार्ट का यानी चौथे वीडियो का अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। चलिए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। हायर एजुकेशन सिस्टम में इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं, विश्वविद्यालय के बारे में और फिर उसके प्रशासन के बारे में। ये प्रश्न पिछले बार भी पूछ चुका है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल या कोई नहीं। तो आपको हम बताएं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़कर स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसका जो प्रधान होता है, मतलब कि उन सारे, जैसे कि एक मान लीजिए यूपी स्टेट हो गया, बिहार स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश स्टेट हो गया या हिमाचल प्रदेश स्टेट हो गया, तो सारे स्टेट के जितने यूनिवर्सिटी है उनका प्रधान वहाँ का राज्यपाल होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति जो होते हैं वो वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं। विश्वविद्यालय का वास्तविक दायित्व किसके हाथ में होता है? VC यानी कि वाइस चांसलर, कुलपति के हाथ में होता है। वह विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंधन का दायित्व संभालता है तथा इससे संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल या कुलाधिपति को देता है। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो वहाँ का उपराज्यपाल होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि विश्वविद्यालयों संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण करने वाली संस्था होती है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसमें जो पॉलिसी बनाने का जो काम होता है वो कौन सी संस्था करती है? समिति, सीनेट, कोर्ट या B और C बोथ, दोनों। तो आपको बताओ कि इनमें से विश्वविद्यालय से ये जो मतलब कि विश्वविद्यालय संबंधित सभी नीतियों के निर्धारण करने वाली संस्था होती है वो सीनेट होती है। इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि शिक्षक, फिर आपका हो गया ये प्रिंसिपल और अभिभावक यानी कि गार्जियन और पंजीकृत स्नातक, ये सब जो है सो उसके क्या होते हैं, इन लोगों का सबका प्रतिनिधित्व होता है। कुछ सरकारी विभागों के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार व कुलाधिपति द्वारा भी इनमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह जो है ये सीनेट जो होता है यह बजट की व्यवस्था करता है। तो यानी कि विश्वविद्यालय सभी नीतियों का निर्धारण जो करने वाली संस्था होती है वो सीनेट होती है और इसी को कोर्ट भी कहते हैं। तो हमारा जो है सो विकल्प D, B और C दोनों का दोनों सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सी संस्था विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है तथा विश्वविद्यालय कोष आदि का संचालन करती है? ये हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संस्था विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष आदि का संचालन करती है। देखिए, बजट और नीति करने का काम सीनेट या कोर्ट करती है, लेकिन हमारा अगला प्रश्न है कि कौन प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष आदि का भी संचालन करती है। तो जो हमारा 53 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी ये कार्यकारिणी परिषद। यह जो होता है यह विश्वविद्यालय की धुरी होती है। यह एक लघु निकाय है जिसमें आपको बताओ
इन लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। पहला हो गया कुलपति, फिर राज्य का शिक्षा संचालक, फिर सीनेट का प्रतिनिधि और विभिन्न संकायों के सदस्य और महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि इनमें से कौन सी संस्था विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष आदि का भी संचालन करती है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद। और वही जो है सो नीति निर्धारण और बजट वाला काम हो गया, तो वो हो गया आपका सीनेट या कोर्ट का। तो आप उम्मीद है कि इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है राज्य विश्वविद्यालय संबंधी सत्य कथन। आप जानते हैं कई प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर स्टेट वाली होती है स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय, फिर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है और भी यूनिवर्सिटी होती है। तो ये हमारा प्रश्न है कि राज्य विश्वविद्यालय संबंधी सत्य कथन छांटने की बात करें, सत्य कथन क्या क्या है। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, ये विकल्प बिल्कुल सही है। आपको बताओ कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उन सबको यूजीसी से मान्यता मिलती है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और दूसरा जो पॉइंट है कि वही संचालन का दायित्व राज्य सरकार पर होता है। मतलब मान्यता यूजीसी से मिलता है, लेकिन उसका जो संचालन का काम जो होता है यूनिवर्सिटी का, उसकी जो ड्यूटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ये भी कथन सही है। तीसरा, देश के सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी कथन सही है कि हमारे देश भारतवर्ष के सबसे पुराने जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में खोले गए और ये 1887 ईस्वी में खुली थी। तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प क्या हो गए, सही जवाब हो गए। और ये मतलब कि राज्य विश्वविद्यालय को तो आप समझ गए कि राज्य विश्वविद्यालय क्या होता है कि मान्यता यूजीसी द्वारा प्राप्त होती है, पर इसका कंट्रोल जो रहता है वो राज्य उच्च शिक्षा विभाग के पास रहता है। अब फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना सरकारी व निजी दोनों रूप में की जाती हो। मतलब वो विश्वविद्यालय गवर्नमेंट लेवल पर भी स्थापित होता है और निजी रूप से भी यानी प्राइवेट रूप से भी स्थापित होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त यूनिवर्सिटी या नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ कि जो मुक्त यूनिवर्सिटी होता है ये विश्वविद्यालय दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। इसके द्वारा दी गई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की वही मान्यता होती है जो नियमित यूनिवर्सिटी की होती है। इनमें से किस चार्टर एक्ट द्वारा उच्च शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। ये हमारा अगला प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा उच्च शिक्षा हेतु, हायर एजुकेशन हेतु 1 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। 1813, 33, ये 1793, 1813, 33 या नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ कि 1813 ईस्वी के ईसाई मिशनरियों के प्रयास से 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि देनी स्वीकृत की गई। पर यह जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि ये राशि मिलनी 1823 से आरंभ हुई, यानी कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का केंद्र था। आपको बताओ कि आपको ये हायर एजुकेशन सिस्टम होता है, इसमें विभिन्न यूनिवर्सिटी के बारे में और फिर एंशियंट टाइम में मतलब प्राचीन भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी भारत की, मध्यकालीन भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी और आधुनिक भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था है और थी, इस सब के बारे में अध्ययन करना होता है। ये सारे आपके सिलेबस में है। तो ये हमारा क्वेश्चन एंशियंट इंडिया से कि प्राचीन भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। तो 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का केंद्र था। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन बाद में हीनयान और महायान में हो गया था। वल्लभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुर या नन ऑफ दीज। तो आपको मैं बताऊं कि वल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान का केंद्र था। यहाँ अर्थशास्त्र, कानून व चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म हीनयान का केंद्र था। इसे ह्वेनसांग ने भारत के पश्चिमी भाग के नालंदा विश्वविद्यालय जैसा माना है। मतलब भाई ये क्या था, वल्लभी विश्वविद्यालय भारत के पश्चिमी भाग, ये मतलब कि क्या था, ये वल्लभी को ह्वेनसांग क्या मानता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह था। ठीक, तो ये जो हमारा प्रश्न था ये वल्लभी विश्वविद्यालय इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कब
ICSSR का पूरा नाम है? ICSSR का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल सब्जेक्ट रेशियो, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो ये जो विकल्प बी है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये ICSSR का पूरा नाम है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये इसका हिंदी है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा देश में, आपको बताओ कि सामाजिक विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यानी सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? ये ICSSR की स्थापना की गई। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि ICSSR भारत में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं, फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण आदि के लिए अनुदान प्रदान करता है। तो इससे अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कब भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई? 1986, 24 जुलाई 1968, 1964। तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषित की गई वो 24 जुलाई 1968 ईस्वी को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। पूर्णतः कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर क्या था? यह आधारित था। कोठारी आयोग कब आया था? यह आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही आपको बताओ कि सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका लक्ष्य रखा गया। इसमें 10+2+3 सिस्टम पर जोर दिया गया, यानी कि 10 उसके बाद 2 साल का ये कोर्स, मतलब कि 10+2 वाला, और फिर लास्ट में 3 साल का ग्रेजुएशन। और इसमें साथ ही साथ ये जो 1968 का जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, इसमें विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई। अब हमारा अंतिम प्रश्न जो कि आपका आज का होमवर्क है कि प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। ये आपको मैंने बताया कि स्टेट में क्या होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं उसके जो कुलाधिपति होते हैं, कुलपति तो VC हो गए, जनरली वाइस चांसलर, हर एक यूनिवर्सिटी के कुलपति अलग अलग होते हैं। लेकिन स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी जो होती है उन सब का एक प्रधान होता है, वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। तो वो राज्यपाल जो होता है वो इस पद पर जो नियुक्त रहता है कुलाधिपति के पद पर, उनका वेतन कितना है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या नन ऑफ दीज? अच्छा प्रश्न है। आपको कुछ हल्का लगेगा या भारी लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम इसका सही उत्तर बताएंगे। 60 नंबर प्रश्न लिखा ABCD, जो आपको सही जवाब लगे वो आप इसका उत्तर लिखिएगा। तो इसी तरह आज का ये हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का अंक समाप्त होता है। फिर से हम मिलते हैं आपको इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड मुश्किल लगता है, अनुसंधान अभिक्षमता मुश्किल लगता है, तो हमने 11 वीडियो बना के रखे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से देखें। नंबर सिस्टम मुश्किल लगता है, उस पर भी एकदम आसान भाषा में वीडियो है। इसी तरह आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, साथ ही साथ कम्युनिकेशन या कोई भी टॉपिक, कंप्यूटर यानी कि ICT, इन सभी टॉपिकों पर आपको एकदम आसान से आसान भाषा में वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ जाइए, देखें और आनंद लें और खूब पेपर 1 को अच्छा से करें ताकि आपका इस बार JRF फिक्स हो सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो हमारा सवाल था उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC NET पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके।